नमस्कार, मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपना गोत्र बताने के बाद शुरू हुए विवाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है, जो किसी भगवान के भक्त नहीं हैं और चालीसा या कोई पाठ भी नहीं करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए अपने आप को हिंदू दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि ये बात सिद्धांतों के खिलाफ है और अपमानजनक है और इससे सफलता भी नहीं मिलेगी। ओवैसी ने बिहार चुनाव में सफलता मिलने के बाद बंगाल में जोर शोर से लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और अब उनकी पार्टी AIMIM कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम में हैं। अमित शाह असम में 3 चुनावी रैलियों को और राहुल गांधी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने सुबह कामाख्या मंदिर में पूजा भी की। असम में कांग्रेस AIUDF, CPI, CPIM, CPI-ML, आंचलिक गण मोर्चा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली थी। इससे पहले लगातार 15 साल तक असम में उसकी सरकार रही थी, जबकि बीजेपी इस बार असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले से पहले राज्य सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है, जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से रोड, हवाई या ट्रेन यात्रा कर उत्तराखंड में आने वाले लोग नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर आएं और ये रिपोर्ट राज्य की सीमा में प्रवेश से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को आदेश दिया है कि वे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर टेस्टिंग का काम शुरू करें। ये सभी व्यवस्थाएं व नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को लेकर कुछ पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया था, लेकिन शायद अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका यह ऐलान गलत था और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने ही होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पत्र का जवाब भेजा है। इमरान ने एक पत्र लिखकर कहा है कि जम्मू कश्मीर सहित दोनों देशों के बीच लंबित सभी मुद्दों का समाधान करने को लेकर सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। मोदी ने इमरान को लिखे पत्र में कहा था कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत पाकिस्तान के लोगों से अच्छे संबंध चाहता है और इसके लिए आतंक और दुश्मनी से रहित माहौल बेहद जरूरी है। इमरान और पाकिस्तान के लोगों को कोरोना महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से लड़ने के लिए भी मोदी ने शुभकामनाएं दी थी। फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद से ही खराब हो चुके रिश्ते 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद और खराब हो गए थे, लेकिन बीते 2 महीनों में कई ऐसे वाकये हुए हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। भारत के सेना प्रमुख जनरल M नरवणे ने कहा है कि भारत ने LAC पर 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। जनरल नरवणे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि हमने कोई भी क्षेत्र नहीं खोया है और हम उसी जगह पर हैं जहां पर यह सारा विवाद शुरू होने से पहले थे। उन्होंने कहा कि LAC पर संघर्ष की संभावना अब बेहद कम है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ के बाद दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक तनाव चला था। कई दौर की सैन्य और राजनीतिक वार्ताओं के बाद सीमा से सैनिकों को हटा लिए जाने पर सहमति बनी थी।
पश्चिम बंगाल में अब गोत्र की राजनीति पर बहस हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा में अपना गोत्र बताया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में हार से डर गई हैं। ममता ने कहा था कि जब वह एक मंदिर में गई थी तो पुजारी ने उनसे पूछा था कि उनका गोत्र क्या है, तब उन्होंने कहा था कि उनका गोत्र मां माटी मानुष है। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत गोत्र शांडिल्य बताया था। इस पर गिरिराज सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उन्हें तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी और वह तो इसे लिखते हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। गिरिराज सिंह ने पूछा कि ममता बनर्जी, अब आप मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल्य नहीं है। 8 चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल होगा। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया था। इस चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच जोरदार मुकाबला है। पहले चरण में 80% मतदान हुआ था और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। इस दिन बाकी 4 चुनावी राज्यों के भी नतीजे आएंगे। मुकेश अंबानी एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर मामले में NIA को एक और सफलता हासिल हुई है। मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे की निशानदेही पर NIA ने नवी मुंबई के कामोठे इलाके से वाजे की एक और महंगी गाड़ी जब्त की है। ये आउटलैंडर गाड़ी पहली ऐसी गाड़ी है जो सचिन वाजे के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इससे पहले जितनी भी गाड़ियों को NIA ने जब्त किया था वो सभी गाड़ियां दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आउटलैंडर कार को मिलाकर NIA सचिन वाजे की कुल 7 हाई प्रोफाइल महंगी गाड़ियों को जब्त कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सचिन वाजे के पास इतनी महंगी गाड़ियों का काफिला कैसे पहुंचता था? क्या सचिन वाजे हर घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग कारों का इस्तेमाल करता था? इसी की जांच करने के लिए NIA अलग अलग लोगों से पूछताछ भी कर रही है। सचिन वाजे NIA की हिरासत में है और NIA लगातार उससे विस्फोटक कार से जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है। भारतीय वायुसेना के हवाई जखीरे में कुछ और नए राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप आज भारत पहुंचेगी। 3 राफेल लड़ाकू विमान आज शाम अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे और फ्रांस से हिंदुस्तान की लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तीनों विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग UAE की ओर से की जाएगी, यानी उड़ान के दौरान आसमान में ही ईंधन भरे जाने की सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद का समझौता किया है। अब तक भारत को मिले राफेल विमान अंबाला में वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। इन लड़ाकू विमानों की एक और नई खेप अप्रैल के आखिर में आएगी और इसमें 9 राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे। देश में बीते 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा रहा। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 53,480 मामले सामने आए और 354 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक कुल 1,62,468 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 5,52,566 है। दूसरी ओर कोरोना का टीकाकरण अभियान भी जारी है और अब तक कुल 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है और बीते 24 घंटों में 27,918 मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बंगाल चुनाव में भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। अभी तक उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर किसी तरह की जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी थी, लेकिन बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। चौथे चरण के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस सूची में 24वें नंबर पर है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि सिंधिया की स्थिति बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि सिंधिया को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करना महज एक औपचारिकता है। बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।